हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शुभम मालपानी। और जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शंस। और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसी का सेकंड पार्ट, जिसमें पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम शुभम मालपानी। और जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, what are chemical reactions, what are chemical equations and how to balance chemical reactions। और अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसी का सेकंड पार्ट, जिसमें पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता है, उनमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है आपस में। केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। Nor do atoms disappear from mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. Okay. अब types of reactions में पहला जो है वो है combination reactions are those reactions in which two or more substances combine to form a single substance। मतलब combination reactions वो reactions होती है जिनमें दो substance आपस में react करके एक single substance बनाते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन का जो एग्जांपल है वो देखा था। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। उसकी केमिकल इक्वेशन थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, दो जो सब्सटेंस है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें calcium oxide reacts vigorously with water to produce slake lime, calcium hydroxide, releasing a large amount of heat. Calcium oxide plus water gives calcium hydroxide. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reactions. ओके, जैसा हमने देखा कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एक बात और ध्यान रखने के लिए, इनमें जो ये कॉमन नेम दिए हुए हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लैग लाइम, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। बहुत बार डायरेक्टली इसी से पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, आपको पता होना चाहिए। ओके, अब एक बॉक्स दिया है। A solution of slake lime produced by the reaction this is used for white washing। वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स मतलब एक प्रोसेस है जिसमें वॉल को एक थिन कोट ऑफ प्लास्टर से कवर कर दिया जाता है जिससे वो और शाइनी लगे। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate on the walls। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। अब उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और कैल्शियम कार्बोनेट बनाया और प्लस वाटर बना। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। जैसा पहला है बर्निंग ऑफ कोल, जिसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी क्या हो रहा है, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। Okay, जैसा हमने एक्टिविटी 1.4 में देखा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली थी। दिस मेक्स रिएक्शन मिक्सचर वार्म। हीट निकलने से जो रिएक्शन मिक्सचर है वो वार्म हो गया। हीट निकली तो वो कहाँ पे गई, रिएक्शन मिक्सचर ने एब्जॉर्ब करी, इसलिए वो वार्म हो गया। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब हीट के बेसिस पे हम रिएक्शंस को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं,
किसके बेसिस पे? हीट के बेसिस पे। रिएक्शंस को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। पहली है एक्सोथर्मिक और दूसरी है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिसमें हीट बाहर की तरफ निकले, इवॉल्व हो जिसमें, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो। ओके, तो अब इसी बेसिस पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ कोल या नेचुरल गैस। जब भी किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसमें हीट बाहर निकलती है। जैसे अभी तो ठंड का टाइम भी है, तो हमने बहुत बार ताप लगाई होगी, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लकड़ियाँ हैं बेसिकली कोल है, उसमें कार्बन है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और हीट इवॉल्व होती है। जो हीट है वही तो हमें गर्मी देती है, हमें बॉडी को वार्म करती है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, एक और रिएक्शन है रेस्पिरेशन की। ये हमसे पूछ रहा है, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बात सही है कि रेस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब कैसे होती है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। यस वी नो, we get this energy from the food we eat. During digestion, food is broken down to simpler substances. For example, rice, potato, bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combine with oxygen in the cells of our body and provide energy. The special name of this reaction is respiration. ओके, रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे हम जब खाना खाते हैं तो उसमें हर तरह के होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, जिससे फैट से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन है। तो वो सब जब हमें एनर्जी चाहिए होती है एक कॉमन सब्सटेंस में टूटते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ओके, तो जब ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, और वो सेल्स में कहाँ से आती है, जब हम सांस लेते हैं ब्रीदिंग की तरफ से, उस कारण से। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। ओके, तो ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस यही एनर्जी हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, मूविंग, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। सो यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 reacts with oxygen and form carbon dioxide, water and energy. Okay, so the decomposition reactions जो होती हैं वो भी एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ओके, अब आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition reactions are those reactions in which compound splits into two or more substance। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें कोई एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटता हो। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, एक FeSO4 जिसे हम फेरस सल्फेट बोलते हैं, जब उसे हीट किया जाता है तो वो Fe2O3 में टूटता है जिसे हम फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, और बाय प्रोडक्ट में हमें दो सब्सटेंस और मिलते हैं जैसे SO2 और SO3। ओके, फेरस सल्फेट जिसका कलर ग्रीन होता है वो इस तरह का दिखता है, ये जैसे लेफ्ट में दिया है स्क्रीन के, ये फेरस सल्फेट है, और ये फेरिक ऑक्साइड जो रेडिश ब्राउन में देखा हुआ है, रेडिश ब्राउन कलर का जो है ये फेरिक ऑक्साइड है। ये तो हमने अक्सर देखा होगा जब लोहे पे जंग लग जाती है, तो ये वही सब्सटेंस है, ये फेरिक ऑक्साइड ही कहलाता है। ओके, in this reaction you can observe that single reactants break down to give simple products. Okay, this is a decomposition reaction. ferrous sulfate crystals जिसका केमिकल फार्मूला होता है FeSO4.7H2O लूज वाटर व्हेन हीटेड। जब उसे गर्म किया जाता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड होता है, और जो SO2 और SO3 होती है ये गैसेस होती है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is also called as lime
or quicklime. Okay, it has many uses. One is the manufacturing of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, इसे अगर हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अब जब हम किसी रिएक्शन को हीट की मदद से डिकम्पोज करते हैं, हीट की प्रेजेंस से डिकम्पोज करते हैं, तो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, और ये इम्पोर्टेंट है क्विक लाइम। ओके, और क्विक लाइम का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड का। ये इम्पोर्टेंट है। ओके, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, जब हीट करते हैं तो 2 PbO बनता है प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। सो जो ये NO2 बनेगा, इसका जो कलर होगा वो ब्राउन कलर का होगा। ओके, ये रिएक्शन एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इवन विद द व्यू पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE एंड नीट। ओके, यहाँ पे एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें वाइट सिल्वर क्लोराइड लिया है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रख के दो सब्सटेंस में तोड़ा जा रहा है। जैसे AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। ओके, इसी तरह से जो AgBr है, इसे भी सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस 2Br में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये जो अबाउ रिएक्शंस है दोनों, ये वाइट और ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है। और जो एनर्जी इसके लिए डिकम्पोज करने में जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो सोलर एनर्जी या सनलाइट से हो रहा है। ओके, we have seen the decomposition reaction require energy either from the heat, electricity or light, breaking down the reactants. Reaction in which heat is absorbed, reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. Endothermic reactions वो होती है जिनमें heat या energy को absorb किया जाता है। ओके, जैसे हमने अभी ये देखा, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हुआ, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जिसमें वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से H2 और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है, तो ये भी एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अब आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Displacement reactions are those reactions in which one element takes place of another element in a compound. Displacement reactions वो reactions होती हैं जिनमें एक एलिमेंट की जगह दूसरी एलिमेंट आ जाता है उसी कंपाउंड में, उसको डिस्प्लेस करके, जैसे नाम से समझ आ रहा है। अब ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें नेल्स जो है, मतलब खील, उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ओके ओके सम और जो दूसरा फिगर दिया हुआ है उसमें जो जो आयरन नेल्स है उन्हें कॉपर सल्फेट में जब थोड़ी देर बाद देखा गया तो उस कलर चेंज हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स? ऐसा क्यों हुआ कि जो नेल है पहले तो शाइनी वाइट कलर की थी पर अब वो रेडिश ब्राउन कलर की हो गई है? ऐसा क्यों हुआ? और कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था उसका कलर क्यों फेड हो गया? तो जो केमिकल रिएक्शन हुई होगी वो ऐसी हुई होगी कि जो आयरन है नेल में सॉलिड फॉर्म में, उसने उसने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट किया होगा और बनाया होगा FeSO4 प्लस कॉपर। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि आयरन ने जो कॉपर है उसे डिस्प्लेस कर दिया from the copper sulfate solution. This reaction is also known as displacement reaction. Another example of displacement is reaction is zinc plus CuSO4 gives ZnSO4 plus copper. इसमें भी जिंक ने CuSO4 का जो सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद कॉपर की जगह आ गया।
एक और एग्जांपल है जिसमें लेड ने CuCl2 का जो सॉल्यूशन था उसमें जो कॉपर था उसे डिस्प्लेस कर दिया और खुद कॉपर की जगह गया और कॉपर सॉलिड फॉर्म में हमें मिल गया. जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर. दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स. जिंक और लेड है जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उन्होंने कॉपर को उसकी जो सॉल्यूशन स्टेट थी, एक्वा स्टेट थी, उससे डिस्प्लेस कर दिया और सॉलिड फॉर्म में कर दिया. Double displacement reactions are those reactions in which two compound reacts by exchange of ion to form a new compound. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और उनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है और नया प्रोडक्ट बनता है. जैसे हम देख सकते हैं, you will observe that white substance which is insoluble in water is formed. Insoluble substance forms such are known as precipitate. प्रेसिपिटेट वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूबल नहीं होते हैं किसी सॉल्यूशन में. जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम रेत को पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं पर वो डिज़ोल्व नहीं होती है, वो जाके नीचे जम जाती है, तो वो एक प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन का एग्जांपल है जिसमें जो सब्सटेंस हमने डाला है वो सॉल्यूबल नहीं हुआ है जब, बल्कि वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट बन गया है. ओके. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट को BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया गया और बना BaSO4 सॉलिड बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड. ओके. व्हाट कॉजेज दिस रिएक्शन? ये रिएक्शन हुई क्यों? द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 वाइट है, ओके, इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 माइनस. इसमें क्या है, इसमें BaCl2 में दो आयन से Ba2 प्लस 2Cl माइनस और Na2SO4 में 2Na प्लस और एक SO4 2 माइनस है. सो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो बना NaCl और इन दोनों में आपस में रिएक्ट किया Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस में तो बना BaSO4. ओके. द अदर product form is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is a exchange of ions between the reactant and reactants are called double displacement reaction. Now comes the oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसे दो तरह से बोला जाता है. ऑक्सीडेशन मतलब नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ में ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर किसी चीज़ में से हाइड्रोजन का हटना, दोनों ही चीज़ ऑक्सीडेशन होती है. और रिडक्शन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन मतलब या तो फिर हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का हटना आर कॉल्ड रिडक्शन. द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर सेकेंड. Why this black substance form? This is because oxygen is added to copper and the copper oxide is formed. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने कॉपर लिया है और उसके बर्न किया है एक बाउल में, जैसे हम चाइना डिश बोलते हैं, उसे ट्राईपोड स्टैंड पे रख के बीच में एक वायर गॉज रख के हमने उसे हीट किया. तो जो कॉपर था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उसने बनाया कॉपर ऑक्साइड. ओके. तो जिसके कारण उसके ऊपर ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का डिपोजिशन हो गया. तो ये क्या हुआ, ये एक ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग on the surface turn brown as reverse reaction takes place and copper is obtained.
अब क्या हुआ कि हमने अगर इस जो कॉपर ऑक्साइड बना है इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कराई, तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वापस कॉपर और वाटर बना देगा। ओके, तो अगर किसी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन का हटना या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही रिडक्शन कहलाता है। ओके, तो ये एक एग्जांपल हुआ रिडक्शन का, जिसमें या तो ऑक्सीजन हटा हो या हाइड्रोजन का ऐड हुआ हो। इस एग्जांपल में ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन का कारण बना है। ओके, इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके, अब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। एंड अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। और अगर उसमें ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे या रिड्यूस्ड सब्सटेंस बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड है, इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। ये जो रिएक्शन है इसमें कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा है, तो ये एक रिडक्शन का एग्जाम्पल हुआ। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड is being oxidized. In other words, one substance get oxidized while the other gets reduced during a reaction. सही बात है, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, और जब एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होती है सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या फिर रेडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन दोनों जब एक साथ होती है तो उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन में से रेड और ऑक्सीडेशन में से ऑक्स, दोनों को कंबाइन बन जब रिएक्शन दोनों एक साथ होती है तो इसे रेडॉक्स बोलते हैं। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे हमने देखा कॉपर प्लस कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर। तो जो कॉपर ऑक्साइड है ये कन्वर्ट हुआ कॉपर में, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो ये हुआ रिडक्शन। और जो ऑक्सीजन है या जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये हुआ ऑक्सीडेशन। इन सब अदर in this reaction 1.31 carbon is oxidized to carbon monoxide and zinc is reduced to zinc. Zinc oxide is reduced to zinc. In the reaction 1.32 HCl is oxidized to chlorine whereas MnO2 is reduced to MnCl2. ठीक है, from the above examples we can say that if any substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is called reduced. ठीक है, अब हम कुछ कॉमन फेनोमेनन्स देखेंगे जो हमारे आसपास होते हैं, जैसे कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल लाइक एसिड ऑन देयर सरफेस। ओके, कोरोजन मतलब कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें जो मेटल है जब वो एयर में या मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है या वाटर या किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ख़राब होने लगे, तो उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। आपने ध्यान दिया होगा जब आयरन के कुछ सामान जब नए होते हैं तो वो शाइनी होते हैं, बट गेट coated with reddish brown powder when left for some times. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, it is said to be corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are example of corrosion. ओके, जब हमने देखा है बहुत बार जब कोई मेटल नया होता है, स्पेशली आयरन या लोहे के कोई गेट होते हैं पुराने, तो अगर उन्हें हम बाहर छोड़ दें बिना किसी पेंट के तो वो ख़राब हो जाते हैं ड्यू टू द मॉइस्चर, वाटर या एसिड जो प्रेजेंट्स होते हैं उनके कारण। तो वो क्या कहलाता है, वो रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाती है या कोरोजन कहला जाता है।
और द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पर कोरोजन के कारण ब्लैक कोटिंग हो जाती है और ग्रीन हो जाती है कॉपर के ऊपर। ओके, द कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन railing, ships, and to all objects made up of metal, especially those of iron. Corrosion of iron is serious problem. Every year, enormous amount of money is spent to replace damaged iron. तो corrosion के कारण काफ़ी जो कार्स है, ब्रिजेस हैं या रेलवे लाइन्स हैं, जो शिप्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ओके, तो कोरोजन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसपे हमें बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी खर्च करना पड़ता है जो डैमेज्ड आयरन है उसको रिप्लेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज अ कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्केटेड बाय अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिडिटी मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे जिनमें स्पेशली जिनमें फैट्स या ऑयल होता है उनका जब एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब जो एयर में जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और कुछ अनप्लेजेंट स्मेल या टेस्ट वाले सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हेन फैट्स ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड they become rancid and their smell and taste changes. Okay, usually substance which prevent oxidation or antioxidants are added to food containing fats and oil. तो जो फैट्स या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए सब्सटेंसेस डाला जाता है, उन सब्सटेंसेस को हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। कुछ कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल जैसे BHA या BHT। ओके, मतलब BHA मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स के एग्जांपल है। ओके, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखने पर भी एयर ऑक्सीडेशन से हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो चिप्स आती है उनमें चिप्स से ज़्यादा तो हवा होती है अक्सर, है ना। तो जो एयर प्रेजेंट होती है चिप्स के पैकेट के अंदर वो जनरली नाइट्रोजन होती है, N2। नाइट्रोजन इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हुई तो जो चिप्स है, चिप्स जनरली क्या होती है, ऑयल या फैट से बनी होती है ना। तो वो ऑक्सीडेशन से ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम उसमें नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं ताकि जो एयर के कारण वो डैमेज ना हो या वो रेंसिड ना हो। ओके, और एयर टाइट कंटेनर्स का यूज़ किया जाता है और रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो जो रेंसिडिटी की जो रिएक्शन है या जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाती है, सो हमारा फूड ज़्यादा देर तक बिना ख़राब हुए रह सकता है। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर 10th क्लास साइंस। एक बार पूरा पढ़िएगा लाइन टू लाइन, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।